नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द संतोष भारती शो। मैं हूं संतोष भारती। मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं और मुस्कुराने का कारण तलाशिए जब मैं इस विषय को लेकर के 2 मिनट के बाद आपके पास आऊंगा। पर पहला विषय जो मैं आपसे गुफ्तगू जिसकी करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, वो है कि आज पूज्य महात्मा गांधी जी की प्रपौत्री वो किसानों के बीच पहुंची। वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची। लगभग सर्वोदय परिवार या सर्व सेवा संघ परिवार के बड़े लोग उनके साथ थे और वो खुद वहां पहुंची। इस समय श्री तारा गांधी भट्टाचार्य गांधी स्मारक, एक गांधी संग्रहालय प्रदर्शनी लगती है दिल्ली में, आप गए हो तो आपने देखा हो, उसकी वो इस समय निर्देशिका हैं। और वो वहां पहुंची और उन्होंने किसानों का काफी समर्थन किया, किसानों का हौसला बुलंद किया। जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्हें उनका शाल पहना करके उनका स्वागत किया, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये आज की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस महत्वपूर्ण घटना को आज इतिहास में दर्ज होना आवश्यक है। देश की एक नैतिक शक्ति मानी जाने वाली सर्वोदय ताकत रामचंद्र राही के साथ कई लोग वहां पर गए, तारा जी के साथ, तारा गांधी भट्टाचार्य के साथ, और उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। किसान आंदोलन को वैसे ही चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में एक नैतिक शक्ति के रूप में जाने वाली जमात, सर्वोदय जमात, उसका समर्थन एक अलग स्थान रखता है। सारी दुनिया से किसानों को समर्थन मिल रहा है, सारे देश से समर्थन मिल रहा है। तो किसानों के समर्थन को लेकर के हम बाद में बात करेंगे, पर अभी हम तारा गांधी भट्टाचार्य जी के वहां जाने का बहुत स्वागत करते हैं और मुझे लगता है इससे किसान आंदोलन को एक नई शक्ति और नई ताकत मिलेगी। अब दूसरा सवाल यह है कि सरकार ने देश में सिक्के जारी किए हैं। आपको पता चल गया होगा कि 50 रुपए के सिक्के, 100 रुपए के सिक्के, 200 रुपए के सिक्के, शायद छोटे सिक्के बंद करके इन सिक्कों को जारी किया है। और उन सिक्कों को वो चाहती है कि लोग नोट लेके न चलें, सिक्के लेके चलें। उन्हें लगता है कि सिक्कों की नकल नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने बड़े करेंसी के जो बड़े नोट हैं, शायद 10,000 का सिक्का भी सरकार ने जारी किया है और ये सिक्के लोग लेके चले। मतलब अब अगर कहीं आपको 5 लाख रुपए देने हैं तो कागज के नोट तो आप संभाल के जेबों में ले जा सकते थे, लेकिन झोले में भर के आपको, जैसे पुराने जमाने में लोग बीड़ी के बंडल वाले जो झोले होते हैं उनमें लेके ये सिक्के जाते थे, वो सिक्के लेके आपको जाना पड़ेगा, जिसे कोई भी समझ जाएगा कि आप पैसे लेके किसी को देने जा रहे हैं। 1 लाख रुपए के सिक्के आप अंदाज कीजिए कितने होंगे, 10-10 रुपए के या 50-50 रुपए के या 100-100 रुपए के। सरकार है, फैसला कर सकती है। क्यों फैसला किया इसका अभी तक कोई समझ में नहीं आया। पर जिस बात को लेके मुस्कुराने की बात मैंने कही थी कि मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में, वो इसलिए कि रिजर्व बैंक ने एक एडवाइजरी जारी की है बैंकों को। लोगों के पास तक भी वो एडवाइजरी आ गई। आपके पास पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है पहुंची होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 500 रुपए, ये 200 रुपए के, 50 रुपए के ये जो नोट हैं, 2000 रुपए के नोट, ये इन सब की नकली
खेप बाजार में बुरी तरह पहुंच गई है। और अब आप उन नोटों को ऐसे पहचानिए। तब अचानक मुझे याद आया कि नोटबंदी के दिन जब नई करेंसी जारी करने की घोषणा हमारे प्रिय परम प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो उन्होंने उस समय क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इस देश में फेक करेंसी की संख्या बहुत बढ़ गई है, नकली नोटों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इसी पैसे से आतंकवाद पनप रहा है, आतंकवाद की अगर कमर तोड़नी है तो इन नोटों को बंद करना जरूरी है जो सबकी पहुंच में। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी के रूप में देश में और दुनिया में बड़े लोगों के घर में यही नोट रखे हुए हैं, इसलिए इन नोटों को कैंसल करना जरूरी है। और अब नए नोट आएंगे जिन्हें लोगों को दीजिए, जिसके लिए हड़बड़ी मच गई, लोग लाइनों में लग गए। एक अलग अलग अंदाजा है कि लाइनों में लगे लगे लोग मर गए। जो पैसे वाले थे उन्हें कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब भिन्न भिन्न तरह की अफवाहें हुई कि जो नए करेंसी लोग नोट लेकर के जाए जा रहे हैं वो ट्रक बीच बीच में से गायब हो गए। एक पार्टी के जितने बैंकों के डायरेक्टर थे उन सारे लोगों के यहाँ बड़ा पुराना पैसा इकट्ठा हुआ और वो वहां से नए नोट उनको मिल गए, फौरन बदल गए। एक पार्टी के पास बहुत सारा चंदा आया, उसने उसे पुराने नोटों में चंदा आया, उसने उसे नए नोटों में बदल लिया बड़ी आसानी के साथ। आदि आदि बहुत सारी बातचीत हुई। यहाँ भी हुआ कि जो प्राइवेट प्लेन लेके जा रहे थे उन करेंसी नोटों को, उन प्राइवेट प्लेन्स का गंतव्य बदल गया, उसमें कितने गायब हो गए, कितने। ये अफवाहें हैं, ये वो बातें हैं जो चली और जिनके चलने से पहले ये कहा गया कि ये नोट खत्म होते ही फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये तीन चीजें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए अंडरलाइन करके कही थी। और तब मैं रिजर्व बैंक का ये अलर्ट देख रहा हूं कि इन नोटों की नकल बड़े पैमाने पर बाजार में आ गई है। तो ये नकल कहां से आई? जहां ये नोट छप रहे हैं वहां से, या इन नोटों को बाजार में भेजने का उन लोगों का कोई गैंग है जिनके कब्जे में ये नोट रहते हैं? क्या कोई सरकार के पास हिसाब नहीं है कितने नोट बाजार में हैं? और ये नकली नोट इतनी आसानी से कैसे छपाए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा गया था कि ये नोट आसानी से इनकी नकल नहीं हो सकती। इतना सिक्योरिटी मेजर लिया गया है और जिन लोगों ने इसको डिजाइन किया है उन्होंने सुपर सिक्योरिटी प्रोविजंस का इसमें इंतजाम कर रखा है इन नई करेंसी में। तो ये इतनी आसानी से छप कैसे गए? और रिजर्व बैंक ने ये आकलन कैसे किया कि बड़ी संख्या में बाजार में ये नोट चल रहे हैं? लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। और वो तरीके भी बता रहा है कि इन नोटों की असलियत जानने के लिए आप ये तरीका अपनाएं। ये मेरा काम नहीं है आपको बताना, ये सरकार का काम है, बैंकों का काम है कि इस चीज का प्रचार करे, लेकिन अभी तक वो प्रचार हुआ नहीं। लेकिन इसीलिए मैं मुस्कुराने की बात कह रहा हूं कि जब ये घोषणा की गई थी उस समय जितनी चीजें कही गई थी, और उससे बढ़कर के हमारे 2 टेलीविजन चैनल के 2 स्टार, एक महिला एंकर हैं और एक पुरुष एंकर, दोनों स्टार हैं। दोनों प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ गलबैया करने में बड़ा घमंड महसूस करते हैं। पत्रकारिता पे घमंड नहीं पैदा करते हैं, अफवाहों पे घमंड करते हैं। इन दोनों ने ये कहा था कि नए नोटों में एक चिप लगी है कि जहां ये नोट एक संख्या से ज्यादा होंगे सरकार को पता चल जाएगा कि कहां इतने नोट हैं। तो इन नोटों में उन्होंने बकायदा एक, आज कह सकते हैं, महागंदी भोड़ी मस्खरी करते हुए बताया था, इसमें यहां चिप लगे हुए हैं। आपको दोनों आज के स्टार संवाददाताओं के, पत्रकारों के, एडिटर्स के नाम याद हैं? नहीं याद है तो गूगल पे देखिए, आपको मिल जाएंगे दोनों के नाम जिन्होंने ये देश को सावधान किया था कि इसमें एक चिप लगी है, अब इनका संग्रह नहीं हो सकता। और इनकम टैक्स को और भारत सरकार को, पता नहीं कितनी एजेंसियों को पता चल जाएगा। ये दोनों कहीं मिले तो इनसे पूछिए जरूर ये रिजर्व बैंक का अलर्ट क्या कहता है, आपकी चिप कहां है? और चिप के साथ तो इनकी सैकड़ों स्टोरी है जो उनके मुंह पर फेंक के मारी जा सकती है।
इन दोनों पत्रकारों की, जिन्होंने पत्रकारिता का और पत्रकारों का नाम बदनाम किया, जर्नलिज्म का नाम बदनाम किया, दे आर द क्रिमिनल्स। आज रिजर्व बैंक का ये अलर्ट जब मेरे सामने आया तो मेरे नीचे से ऊपर तक होश फाख्ता हो गए कि क्या जितनी चीजें सरकार वादा करती है, प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, उन सबका यही हश्र होने वाला है। उनकी हर चीज पर जो ढोल बजा करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं, क्या वो सब ऐसे ही झूठे और नालायक लोग हैं? इसलिए मैंने सोचा कि इसका जिक्र मैं आपसे कर दूं। और अब इस चर्चा को मैं एक आखिरी मोड़ पे ले जाता हूं, बात कर रहा हूं किसानों को लेकर के। आज हमने किसानों को लेकर के एक कार्यक्रम किया और देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे उस प्रोग्राम में आए। हमने उसमें घोषणा की कि हम अब किसानों के आर्थिक पहलू को लेकर के अब बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि देश को सब पता चल गया है। हम अब किसानों के संघर्ष के अगले चरण को लेकर के बातचीत करेंगे। और उसमें उन वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने अपनी समझ से बहुत सही काम किया। उन्होंने दोनों पहलू रखे कि सरकार को क्या करना चाहिए और किसानों को भी थोड़ा सा अपना रास्ता बदलना चाहिए, रिसेप्टिविटी बतानी चाहिए, और जो पारंपरिक खेती होती है उस खेती की जगह उन्हें उन चीजों को लेना चाहिए जिसकी दुनिया के बाजार में मांग है, और जिसकी मांग नहीं है उसको पैदा करने में थोड़ी कमी करनी चाहिए। मैंने उसका सिर्फ इतना ही उत्तर दिया कि अच्छा होता कि आप ये सीख सरकार आपकी सुनती और सरकार एक योजना बना करके देश में कहाँ कितना पैदा होना चाहिए, और अगर ऐसा पैदा होता है तो सरकार उसे खरीदने की पूरी जिम्मेदारी लेती है और किसानों को ये राय दे कि इस जलवायु में, इस प्रदेश के इस हिस्से में, ये कृषि मंत्रालय का वैसे काम है, एक सर्वे के साथ बताए कि अगर यहाँ ये चीज पैदा होगी, ये फसल पैदा होगी, ये दलहन, तिलहन, गन्ना, जो भी चीजें होती हैं, कहाँ कितनी पैदा होंगी, कि सरकार उनका एक बैलेंस पैदावार के लिए किसानों को मनाए, किसानों को तैयार करे, उन्हें सिखाए और उसे खरीदने की पूरी गारंटी दी। क्योंकि मैंने उनको जवाब इतना ही दिया कि हमारे देश का किसान सिर्फ ये चाहता है कि वो जो पैदा करे वो उसको उसे कोई खरीद ले, और न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की जिम्मेदारी सरकार ले, ताकि फसल बर्बाद भी नहीं हो, किसान बर्बाद भी नहीं हो, उसे आत्महत्या भी नहीं करे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे जो दर्शक देख रहे थे उस प्रोग्राम को, वो इतने उत्तेजित हो गए, उन्होंने अजीब अजीब कमेंट कर डाले। ये गोदी मीडिया का आदमी है, इसको इस चैनल पे भेजो, कोई कह रहा है इसको उस चैनल पे भेजो, हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते। और ये सब जो कमेंट कर रहे थे ये छात्र और किसान। मैंने बाद में वो सारे कमेंट अपने उन मित्र पत्रकार को भेज दिए आज 5:30 के शो। मैंने कहा देखिए ये जनता का सोचना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जनता कभी कभी अनइन्फॉर्म्ड या इल इन्फॉर्म्ड भी होती है। तो मैंने कहा जो भी होती है आपके सामने है, सब आपके प्रशंसक हैं, कोई आपका विरोधी नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही कि किसान आंदोलन एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां उसका समर्थन बुद्धिजीवियों की तरफ से बहुत 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 सार्थक ढंग से हो रहा है। क्योंकि अब ये बातचीत उन किसानों के दिमाग में भी घर कर गई है कि हमें सरकार के साथ रिश्तों को दोबारा आंकना चाहिए। किसान के नाते हम जो पैदा करते हैं उसमें हमें जो उसमें इनपुट मिलता है, खाद मिलती है, बिजली मिलती है, पानी मिलता है, हमारी मेहनत लगती है परिवार की, वो सब मिला करके कम से कम इससे इतना ज्यादा हमें मिलना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं है इसमें। वो उस लहजे में सोच रहे हैं, और जो उसके खिलाफ उन्हें समझाने की कोशिश करता है उसे उनको लगता है कि ये सरकार का ढिंडोरची बन गया है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार का ढिंडोरची कोई नहीं, क्योंकि सरकार को भी ये सारी चीजें वो अफसर जो किसी न किसी इंटरनेशनल लॉबी के यहाँ पर एजेंट हैं और उस नियम कानून को या बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें उसका पैसा मिलता है। किसानों की फसल कैसे लूटी जाए, किसानों की जमीन कैसे लूटी जाए, इसका इसके कदम तय करने के लिए क्षमा कीजिएगा, उन्हें पैसा मिलता है।
तो ये दरअसल अपने देश के ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये विदेशी कंपनियों के दलाल ब्यूरोक्रेट हैं। मैं ये काफी काफी भरे हृदय से कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये कभी सोच ही नहीं सकता कि इस देश में रहने वाला कभी किसानों के खिलाफ बोल सकता है, किसानों के हित के खिलाफ सलाह दे सकता है, किसानों के हित के खिलाफ कानून बनवा सकता है। और किसानों के मन में ये बहुत साफ आ गया है कि हम एक सबसे बड़ी संपत्ति इस देश में जमीन है, उस जमीन को ये कॉरपोरेट क्यों कब्जा करना चाहते हैं और उनकी पीठ पर कौन कौन है। उनकी पीठ पे वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं, या उनकी पीठ पर चीन के व्यापारी हैं जो दुनिया के व्यापार को अपने कब्जे में करने के बाद हिंदुस्तान के व्यापार को अपने कब्जे में कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्रालय की मदद से उन्होंने हमारा फाइनेंस का जो हिस्सा है अलीबाबा के जरिए से बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में कर लिया है। हमारे देश में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पेटीएम, जो कहां कहां नहीं घुस गया है। वो नॉन बैंकिंग पहली संस्था थी जिसको कि रिजर्व बैंक ने डिमोनेटाइजेशन के बाद उसे परमिशन दी और उसे वो सारे अधिकार दे दिए, सुविधाएं दे दी जो बैंकों को भी नहीं प्राप्त। हमारा सारा व्यापार, हमारा धन का बहुत बड़ा हिस्सा का कंट्रोल इस समय अलीबाबा नाम की अंतरराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान में पेटीएम के माध्यम से कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, किसान ये समझ गया है कि अब सब बिकने के बाद जमीन है जिसे ब्यूरोक्रेट्स मल्टीनेशनल को दिलवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो सरकारी मंडियों का तंत्र है ये खत्म हो और प्राइवेट मंडियों को सारा ये बिजनेस सौंपा जा सके। एक मोटे अंदाज के हिसाब से 25 लाख करोड़ या 35 लाख करोड़ का ये व्यापार है। अलग अलग मतभेद हैं इसमें अर्थशास्त्रियों में, तो मैं 25 लाख करोड़ को एक बीच की फिगर मान लेता हूं। ये व्यापार, ये जो कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। और प्रधानमंत्री जब लोकसभा में कहते हैं कि दोनों ऑप्शन किसानों के सामने खुले हैं, वो चाहे तो सरकारी मंडियों में जाए, चाहे प्राइवेट नई मंडियों में जाए, उसको किसी ने नहीं कहा कि वहां जाओ। पर प्रधानमंत्री कितनी खूबसूरती से उस तर्क की पुष्टि करते हैं जो तर्क किसानों के मन में आता ही नहीं है, उसके खिलाफ आता है। वो ये कहते हैं कि जब सरकार का ये अपना गणित है कि जितनी भी देश की संपत्तियां हैं उनको हम प्राइवेट हाथों में बेच दें, जो उन्होंने बेच दी है सरकार ने, वही चीज तो ये जो सरकारी मंडियां हैं ये भी तो देश की संपत्ति है। और इन प्राइवेट कंपनियों ने, प्लेयर्स ने जो खरीदा है, जो जिन जिन उपक्रमों को खरीदा है सरकारी, उनमें उनका कोई पुराना अनुभव नहीं है। उन्होंने सरकार की मदद से उसे खरीदा है, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोलियम, कुछ भी हो। उन्होंने जो खरीदा है, जितने भी आप देखते हैं सब बिक गया हमारा। जो बचा खुचा है वो इस मार्च तक बिक जाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी है कि मार्च के बाद हम कुछ नहीं रखेंगे, सब हम बेच देंगे। तो जो 70 साल में हमने कमाया था, हमारे पुरखों ने, हमारे पहले की सरकारों ने, वो जब सरकार बेच चुकी है तो किसान कह रहे हैं कि आप हमसे कहां कह रहे हैं, आप तो, ये मंडी भी तो देश की संपत्ति है, व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था। इसको भी आप साल भर के या 2 साल के भीतर इन प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देंगे। अभी आपने यहाँ टैक्स लगाया है, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर टैक्स नहीं है। लोग वहां जाएंगे, वो यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के नेटवर्क में लगे लोगों को तोड़ करके अपने यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग का इंतजाम तो है नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने बनाया नहीं है। तो किसान कह रहे हैं जब ये ले जाएंगे तो ये मंडियां साल भर के बाद खत्म हो जाएंगी और वो मंडियां चलेंगी। सरकारी गोदाम भी कॉरपोरेट के पास हैं। ये जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम जो रखे जाते हैं गरीबों को अनाज लेने के लिए, पीडीएस वगैरह के लिए, अब ये खत्म हो जाएगा। अब वो अनाज ये प्राइवेट प्लेयर्स लेंगे। और जो अडानी साहब का रिश्ता बना है, एफसीआई के साथ समझौता हो गया है, उन्होंने देश में बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं। अब एफसीआई के गोदाम वो चलाएंगे जिसका वो किराया लेंगे, और जब आप पीडीएस के लिए सरकार खरीदेगी, अगर वो चलाई, उसने जारी रखा तो पीडीएस सिस्टम खरीदेगी, तो वो उनसे खरीदेगी, उनकी कीमत पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेट है नहीं। और सरकार ये जो कह रही है कि हम खाली व्यवस्था करेंगे, किस चीज की व्यवस्था करेंगे। और किसान
मजे की बात यह है कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही कुछ कुछ किसान नेता भी सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब ये सब बिक जाएगा तो आप बेचेंगे क्या, बेचने को बचेगा क्या, आप उस पैसे का फिर क्या करेंगे। बहरहाल ये ऐसे सवाल हैं जो दिमाग को उलझा देते हैं और दिमाग को ये मानने के लिए विवश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है कि सरकार फिर उसके बाद क्या बेचेगी, वो अंदाजे लगाने से दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, किसान सारे देश में एमएसपी को लेकर के और अपनी मंडियों को लेकर के, अपनी खरीद को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के बहुत गंभीर है। और देश में हर जगह, हर प्रदेश में किसानों का आंदोलन हो रहा है, जिसे न दिखाने न प्रचारित करने का जिम्मा टेलीविजन चैनल्स ने ले रखा है। दरबारी टेलीविजन चैनल्स, उन्हीं चैनल्स ने जिनके यहाँ ऐसे महान पत्रकार हुए हैं, जो कह रहे थे कि इसमें चिप लगा है तो अब नकली नहीं हो सकता, अब इसकी नकली नोट नहीं हो सकते, इसका संग्रह नहीं हो सकता है, ब्लैक मनी नहीं हो सकता है। नए सिरे से सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं कि कितने नोट छपे, कितने नोट बाजार में आए, कितने किसके पास आए, ये सब सरकार के पास आके ये टेलीविजन चैनलों ने प्रचार किया सरकार के कहने से। और आज रिजर्व बैंक कह रहा है कि बहुत सारे नकली नोट बाजार में है। और दूसरा अध्ययन एक स्वतंत्र एजेंसी का ये कहता है कि नोटबंदी से पहले जितना ब्लैक मनी देश में था उससे दुगना ब्लैक मनी इस समय देश में। तो किसके, सरकारी तंत्र की मदद की वजह से ही तो हुआ होगा, नहीं तो नोट उसके पास कैसे पहुंचे। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को डील करते हैं, जिसका रिश्ता बैंक से लेकर के और खजाने तक है, वहीं से तो ये नोट निकले होंगे या सारे नकली होंगे। अब क्या है ये तो सरकार जाने, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। रिजर्व बैंक का सिर्फ अलर्ट आया है कि लोग असली नोटों को कैसे पहचाने। मुझे तो लगता है ये कमाल की चीज, ये चीज कैसे हमारे देश में हो गई, जबकि इतनी महान वित्त मंत्री हमारे साथ हैं, इतने महान प्रधानमंत्री हैं, इतने महान गृह मंत्री हैं, देश सुरक्षित हाथों में है, देश के सारे हित सुरक्षित हैं, देश नहीं बिकने दूंगा जैसा नारा हमारे सामने है। एक ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री है जिसकी नाक पर मक्खी नहीं बैठ सकती, जिसने देश के लिए अपना चोला बदल लिया, अपने डिजाइनर कपड़े और अपने बालों और मेकअप की जगह जो जो जिसको ये उनके खिलाफ एक इल्जाम था, उन्होंने उसे झूठा साबित कर दिया। लंबे बाल कर लिए, लंबी दाढ़ी कर ली, मेकअप की जरूरत ही नहीं। साधारण कपड़े पहनते हैं, योगी के कपड़े पहनते हैं, योगी सा जीवन जीते हैं। उनके होते हुए इस देश में ये सब कितने साल, नोटबंदी हुए हुए कितने साल हुए होंगे, 2 साल 3 साल, और उसके बाद शायद 16 में हुई थी, और अब कितना है, 21 चल रहा है। 5 साल में सब पुरानी जैसा, आतंकवाद बढ़ गया, बम विस्फोट बढ़ गए, नकली नोट बढ़ गए, फेक करेंसी बढ़ गई। तो मुस्कुराने की बात तो है ही कि हम जो भरोसा करते हैं और जिसका विश्वास हमें ये हमारे पत्रकार दिलाते हैं, जो गूगल पे आपको मिल जाएंगे, ऐसे लबार, बड़बोले, झूठे, उन्हें देखिए, हमने उनके ऊपर भरोसा किया। हम तो इतने गरीब आदमी क्या करेगा, भरोसा ही कर सकता है। आपकी हर चीज में हमने भरोसा किया, हर चीज में भरोसा किया। अभी भी जो आप कह रहे हैं हम उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आप संसद में जो कह रहे हैं उससे ज्यादा भरोसा जो आप बाहर कह रहे हैं उस पर हम कर रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला तो एक ही चेहरा है, चाहे संसद में बोले या बाहर बोले। हाँ, कृषि कानूनों के ऊपर हम आपका भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस देश का जीवन, इस देश की आत्मा, इस देश का गौरव किसान है। वो भरोसा नहीं कर रहा है। जब तक वो भरोसा नहीं करता, देश के लोग भी भरोसा नहीं करेंगे। और इसीलिए छात्र, नौजवान इन किसानों के साथ खड़े हुए, दिनों दिन उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। किसान पंचायतें बड़ी तेजी से फैल रही हैं और महत्वपूर्ण ढंग से हो रही हैं। तो आज बस इतना ही। आखिर में आपसे इतना निवेदन कि आप वही मुस्कुराइए, शायद ये दुनिया थोड़ी सी आसान लगे। मुस्कुराइए ताकि लोगों के मन में आत्मविश्वास हो, और सवेरे उठ के जिससे भी मिले उससे मुस्कुरा करके एक बार देखिए जरूर, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। तो मैं
आज का प्रोग्राम समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं और कल रात में 7:15 फिर मुलाकात होगी। आज एक प्रोग्राम था विशेष, जिसकी वजह से हमने इस प्रोग्राम को डिले किया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और अगर कोई घटना हो गई तो नहीं मुलाकात होगी, वो अलग चीज है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। पर अभी तो हम आपसे हाँ, कल रात में 9 बजे एक विशेष कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है रिमेम्बरिंग कमल मुरारका और देश के, अपने हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण नौकरशाहों में से एक, ब्यूरोक्रेट्स में से प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, ऐसे कम ही अफसर हुए हैं भारत सरकार के जिन्हें दो दो विभागों का सेक्रेटरी होने का मौका मिला हो, जिन्हें गैट को हैंडल करने का मौका मिला हो, जिन्हें डावोस को हैंडल करने का मौका मिला हो। श्री एस.पी. शुक्ला, उनके साथ कल रात 8 बजे हम रिमेम्बरिंग कमल मुरारका के प्रोग्राम में होंगे और उनके अनुभव श्री कमल मुरारका को लेके आप जानेंगे। ये प्रोग्राम अवश्य होगा, ये वायदा मैं आपसे करता हूँ। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे रिमेम्बरिंग कमल मुरारका में। नमस्कार, जय हिंद।